गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपना डिस्कशन दो तरह की अन्योन्य क्रियाओं पर छोड़ा था। ऊष्मागति की अन्योन्य क्रियाओं में हमने दो तरह की अन्योन्य क्रियाएं देखी थी लास्टली, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया और रुद्धोष्म या यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। तो आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया से, थर्मल इंटरेक्शन। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया that means thermal interaction ठीक है। सो हमने जो दो निकाय लिए थे ए और ए प्राइम, और उन दोनों में इंटरेक्शन करवाया था, यानी कि उन दोनों में आपस में ऊर्जा का विनिमय हुआ था। तो हमें एक समीकरण मिली थी लास्ट में अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप, डेल ई ए निकाय के लिए प्लस डेल ई प्राइम ए प्राइम निकाय के लिए, ठीक है। यानी कि ए निकाय की ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ प्लस ए प्राइम निकाय की ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, दोनों का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। फिर हमने एक डेफिनेशन देखी थी कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या होती है। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया ऐसी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसमें बाह्य प्राचल नियत रहते हैं ताकि उनके निकायों के ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसकी मेन कंडीशन क्या है, बाह्य प्राचल नियत होने चाहिए। बाह्य प्राचल कौन कौन से होते हैं, दाब, आयतन, ताप, ये सब कैसे होने चाहिए, नियत होने चाहिए, नियत होने चाहिए। ये इसकी मस्ट कंडीशन है, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि निकाय के ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहते हैं, ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। ये हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक हमने सिलेंडर लिया है और उसके बीच में एक वॉल लगा दी है, ठीक है। ये वॉल कंडक्टिंग है, मतलब ऊष्मा की चालक है, यानी कि एक निकाय अगर ए है, एक निकाय ए प्राइम है, तो दोनों में जब इंटरेक्शन होगा तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगे तो इस वॉल को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये गतिशील नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ऊर्जा का विनिमय एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, थर्मल इंटरेक्शन होगा। तो थर्मल इंटरेक्शन में हम किसकी बात करेंगे, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, यानी कि ए निकाय यदि Q ऊष्मा देता है, ठीक है, यदि ए निकाय Q ऊष्मा देता है और ए प्राइम निकाय Q डैश ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, तो समीकरण, इसको अगर एक नाम दे समीकरण एक, तो समीकरण एक से क्या लिखा जा सकता है, Q प्लस Q प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस Q प्राइम, यानी कि जब कोई निकाय Q ऊष्मा का स्थानांतरण एक निकाय से दूसरे निकाय में करेगा तो एक निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा और दूसरे निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा, दोनों का मान कैसा होता है, बराबर होता है। ये इस समीकरण से हमें मिल रहा है कि एक निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा, यानी कि Q ए प्राइम द्वारा दी गई ऊष्मा ए प्राइम निकाय को Q है, तो Q प्राइम किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऊष्मा अवशोषित हो, अगर यदि ऊष्मा अवशोषित हो तो निकाय की जो कुल ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि ऊष्मा क्या है, एक तरह से ऊर्जा का ही एक रूप है। यानी कि यदि ऊष्मा अवशोषित हो तो मैं उसे लिखूंगी प्लस Q से, क्योंकि निकाय की कुल ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, वृद्धि के लिए हमने प्लस साइन लगाया है। और यदि ऊष्मा उत्सर्जित हो तो उसको लिखेंगे हम माइनस Q से, क्योंकि निकाय की कुल ऊर्जा में
कमी हो रही है और कमी को हम दर्शाएंगे माइनस साइन से। ये हमने देख लिया। तो ये हुआ ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, मस्ट कंडीशन क्या है कि बाह्य प्राचल PVT नियत होनी चाहिए, यानी कि ए निकाय का अन्योन्य क्रिया के बाद और अन्योन्य क्रिया के पहले ताप नियत होगा, दाब नियत होगा, आयतन नियत होगा। इसी तरह से ए प्राइम निकाय के लिए भी ये सभी राशियां नियत होगी। ठीक है, इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और इसके ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हुई ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। अब हम देखते हैं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया क्या होती है। रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया को हमने एक और नाम दिया था यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। ये भी हम देखेंगे कि यांत्रिक अन्योन्य क्रिया क्यों कह रहे हैं हम रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया को। तो सबसे पहले रुद्धोष्म क्या होता है, इसका अर्थ समझना होगा। रुद्धोष्म, जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, रुद्धोष्म यानी कि ऊष्मा को रुद्ध करना। ऊष्मा को रुद्ध करना का मतलब है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया या इसे कहेंगे एडियाबैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में क्या होगा, जो हमने एक सिलेंडर लिया था, ठीक है, एक सिलेंडर हमने लिया था, इसमें हमने एक वॉल लगाई थी और ये वॉल कैसी थी, कंडक्टिंग वॉल थी, मतलब कि ऊष्मा की सुचालक थी। अब की बार हमें क्या करना है, एक ऐसी वॉल लगानी है या हम गतिशील पिस्टन लगा देते हैं जो कि ऊष्मा का कुचालक हो। ठीक है, यहाँ पे ए और ए प्राइम निकाय जो लिया है उसके बीच में हमने क्या लगाया है, एडियाबैटिक पिस्टन लगाया है। एडियाबैटिक पिस्टन हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अब क्या करें हम इसकी, अब देखिए यहाँ पर बीच में एडियाबैटिक पिस्टन लगा दिया है, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान एक निकाय से दूसरे निकाय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रुद्धोष्म वॉल हमने लगाई है। तो ऊर्जा का विनिमय जब ऊष्मा के रूप में नहीं हो सकता तो किसी न किसी रूप में तो ऊर्जा का स्थानांतरण होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वहाँ पे अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो इसके लिए क्या रखा जाता है, इसकी इम्पॉर्टेंट कंडीशन होगी कि बाह्य प्राचल PVT जो है यहाँ पर परिवर्तित है, यानी कि नियत नहीं है। ऊष्मीय में तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में नियत थे और यहाँ पर नियत नहीं है, यानी कि ऊर्जा स्तरों में भी परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये इसके फलस्वरूप हो रहा है। जब बाह्य प्राचलों को नियत नहीं रखा जाएगा, मतलब वो परिवर्तित हो सकते हैं, तो ऊर्जा स्तर भी परिवर्तित होंगे। ठीक है, होता क्या है, देखिए यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता, तो ऊर्जा विनिमय किस रूप में होगा कि यहाँ पर ये पिस्टन गतिशील है। ठीक है, पिस्टन या तो इधर मूव कर सकता है या ये इधर मूव कर सकता है। ठीक है, तो जब ये पिस्टन मान लीजिए इधर मूव करता है, यानी कि इस निकाय ने इस निकाय के ऊपर कुछ कार्य किया है, और कार्य भी एक तरह से क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, यदि ये निकाय इस निकाय पर कार्य करता है तो पिस्टन इधर मूव करेगा, और यदि ए प्राइम निकाय ए पर कार्य करता है तो ये पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा का विनिमय किस रूप में हो रहा है, कार्य के रूप में हो रहा है। ऊर्जा का विनिमय, पहले वाली में ऊर्जा का विनिमय किस रूप में हुआ था, ऊष्मा के रूप में हुआ था। यहाँ पर ऊर्जा का विनिमय कार्य W के रूप में होता है, कार्य W के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ए से A डैश पर
ए प्राइम पर W कार्य किया जाता है और इस पर किया गया कुल कार्य क्या है, W प्राइम है। तो वही इक्वेशन 1 में हम जब पुट करेंगे डेल्टा ई, यहाँ पे ऊर्जा का विनिमय और डेल्टा ई प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डेल्टा ई क्या है, ए निकाय की ऊर्जा में कुल परिवर्तन, तो वो किस रूप में हुआ, कार्य के रूप में हुआ। और ए प्राइम के लिए W प्राइम लिख देंगे हम, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस W प्राइम के हैं। ये यहाँ से हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई है, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा सकता है, यहाँ से स्पष्ट है, ये कहा जा सकता है कि यदि कोई निकाय, एक निकाय दूसरे निकाय पर कार्य करता है, ठीक है, इसके द्वारा किया गया इस पर कार्य किसके बराबर होगा, W प्राइम के बराबर होगा। मतलब दोनों पर, एक पर कार्य किया जाता है और एक द्वारा कार्य किया जाता है। मतलब ए निकाय द्वारा कार्य किया गया और ए प्राइम निकाय पर कार्य किया गया। द्वारा और पर, इन दोनों में डिफरेंस समझिए कि ए निकाय द्वारा कार्य किया गया और ए प्राइम निकाय पर कार्य किया गया, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये हुआ रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। अब इसे यांत्रिक क्रिया क्यों कहा है, यांत्रिक अन्योन्य क्रिया क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्य किया जाता है। जब कार्य किया जाएगा तो उसे हम यांत्रिक अन्योन्य क्रिया कहेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। अब हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी निकाय जो है उसे ना तो परफेक्टली आइसोथर्मल बनाया जा सकता है और न ही परफेक्टली एडियाबैटिक बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने यूनिवर्स में, कि कोई भी प्रोसेस आइडियली ना तो आइसोथर्मल होगा और ना ही एडियाबैटिक होगा, यानी कि दोनों ही एक साथ अकर करते हैं, दोनों ही एक ही टाइम पर एक साथ ऑब्जर्वेबल होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक चाय का कप लिया है, ठीक है। चाय के कप को आपने एक रूम में खुला छोड़ दिया है, तो क्या होगा, अभी चाय के पास ज़्यादा ऊर्जा है और वातावरण के पास कम ऊर्जा है, तो चाय में से ऊर्जा कहाँ ट्रांसफ़र होगी, वातावरण में ट्रांसफ़र होगी। तो क्या यहाँ पर बाह्य प्राचल नियत रहे, ठीक है। बाह्य प्राचल यानी कि ताप गिरेगा, ठीक है। आयतन में भी थोड़ी सी हल्की सी कमी हो सकती है, ठीक है। तो बाह्य प्राचल नियत नहीं हो रहे हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण भी हो रहा है और साथ में बाह्य प्राचल भी नियत नहीं है। तो ये, इसे हम ना तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कह सकते हैं और ना ही हम इसे एडियाबैटिक या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कह सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे व्यापक अन्योन्य क्रिया या जनरल इंटरेक्शन, व्यापक अन्योन्य क्रिया या जनरल इंटरेक्शन कहेंगे हम इसे। क्या हुआ, मान लीजिए हमने वही एग्जाम्पल लेना है, फिर से एक सिलेंडर लिया, उसमें एक पिस्टन लगाया। अब की बार हमने क्या कहा कि ये पिस्टन गतिशील भी है और ऊष्मा का सुचालक भी है। कैसा है ये, ऊष्मा का सुचालक और कैसा है, गतिशील है। ऊष्मा का सुचालक भी है और गतिशील भी है, दोनों तरह का हमने एक पिस्टन लगा दिया है ए और ए निकाय के बीच में, ठीक है। ए और ए निकाय के बीच में लगा दिया है, यानी कि क्या होगा, इन दोनों निकायों में ऊर्जा का विनिमय जब होता है तो ऊष्मा भी स्थानांतरित होगी, साथ ही साथ कार्य भी किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, न तो बाह्य प्राचल नियत है, ठीक है, बाह्य प्राचल भी नियत नहीं है क्योंकि तापदाब आयतन भी परिवर्तित हो रहा है, और न ही ऊर्जा स्तर नियत है। ठीक है, दोनों ही तरह की इसमें कंडीशन हो गई है। तो डेल्टा ई जो कि ऊर्जा में परिवर्तन है,
ठीक है। एक निकाय की ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उतनी ही दूसरे निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन होगा, बस साइन का डिफरेंस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम डेल्टा ई को रिप्रेजेंट करें कि कितना ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे ऊष्मा का भी स्थानांतरण होगा, साथ ही साथ कुछ ना कुछ कार्य भी किया जाएगा, ठीक है। ये हुआ व्यापक अन्योन्य क्रिया या जनरल इंटरेक्शन की बात, ठीक है। और यही हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, संरक्षित होती है, ठीक है। निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है और निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई कुल ऊष्मा दाब आयतन ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब इस नियम को हम एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं इसको कि अगर निकाय को Q टोटल ऊष्मा दी जाए तो ये किस किस में खर्च होगी। एक तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में, ठीक है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में खर्च होगी और निकाय पर कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, इस रूप में खर्च होगी। ये हुआ ऊष्मागतिकी का हमारा प्रथम नियम। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।